नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक चिंतक, उनके विचार और राजनीतिक चिंतन से किस प्रकार देश और दुनिया में समांतराल में अंतर पड़ा, उनके विचारों को लेकर किस तरह से बहस चली और समाज और देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा ग्रीक थिंकर्स का क्या कहना था, रोमन थिंकर का क्या करना था। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की मध्यकाल में राजनीतिक चिंतकों की क्या दशा दिशा थी और किस प्रकार के चिंतन सामने आया। आज हम लोग उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक समय में राजनीतिक चिंतन की क्या स्थिति है, क्या दशा है और किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने राजनीतिक चिंतक और विचारक डॉक्टर MP जैन। आप कई पुस्तकों के रचयिता हैं और साथ ही कई माध्यमों से राजनीति के बारे में लोगों को उसकी समझ और उसके बारे में बताते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके ज्ञान और अनुभव हम लोग को ये समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद अमरेंद्र। दोस्तों, अब तक मैंने डिस्कस किया है कि किस प्रकार प्लेटो और अरिस्टोटल के बाद यूरोपीय राजनीतिक चिंतन ग्रीस और रोम में आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कल के लेक्चर में कि ग्रीक और रोमन पीरियड के बाद मध्यकालीन युग कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या उसकी विशेषताएं थी और किस तरीके से धर्म राज्य के ऊपर हावी हो गया। राजाओं की शक्ति के ऊपर पोप की शक्ति बैठा दी गई। मनुष्य के लिए इस लोक के बजाय परलोक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस दुनिया को एक पाप की नगरी के रूप में घोषित कर दिया गया। इस पूरी मध्यकालीन चिंतन के विरोध में आधुनिक युग शुरू होता है। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में सुविधा के लिए हम इसे 3 भागों में बांट करके चलते हैं। प्राचीन युग, जो आज से 1600 साल पहले खत्म हुआ, 4वीं शताब्दी ईसा के बाद, शुरू से लेकर आज तक उस युग को हम प्राचीन युग के नाम से जानते हैं। उस युग की विशेषताएं रही ग्रीक और रोमन चिंतनकार। उसके बाद दूसरा शुरू होता है पीरियड, समय, जिसको हम चर्च राज्य के ऊपर आधारित समय मानते हैं। आज से करीब 1600 साल पहले रोमन सम्राट के द्वारा ईसाई धर्म को अपनाने के बाद इस समय का सूत्रपात होता है। इस दौर में हमने देखा कि नगर राज्य मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उभरे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस पूरे के पूरे चिंतन के विरोध में एक नया चिंतन, जिसको हम आधुनिक चिंतन के नाम से जानते हैं, वो शुरू होता है और ये चिंतन आज तक चला आ रहा है। कैसे शुरू हुआ आधुनिक समय, कौन इसके सूत्रधार थे, क्या क्या मुख्य बातें थी इसकी, इन तमाम के बारे में संक्षेप में डिस्कस करने के बाद मैं पहले आधुनिक चिंतन और आखिरी मध्यकालीन चिंतनकार मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म 15वीं शताब्दी के अंदर
ध्वंस होने लगा। 15वीं शताब्दी में चर्च फादर्स और राजाओं के बीच हिंसात्मक खूनी युद्ध 30 साल तक चला। उससे पहले भी चलता रहा, उसके बाद भी चला, लेकिन निर्णायक युद्ध 30 साल तक चलता रहा। और इस युद्ध के अंदर पराजय हुई पोप की, विजय हुई जनता की और राजाओं की। राजाओं का साथ जनता ने दिया, क्योंकि जनता अत्यंत उत्पीड़ित थी, परेशान थी पोपशाही के कारण। पोपशाही न केवल भ्रष्ट थी बल्कि निर्दय भी थी। इसीलिए जनता ने पोपशाही के विरोध में, सामंतशाही के विरोध में राजशाही का समर्थन किया। जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था, उस टाइम 3 सत्ताएं अलग अलग तरीके से चल रही थी। राजनीतिक सत्ता राज्य के पास थी, अंतर्राष्ट्रीय सत्ता, धार्मिक सत्ता चर्च के पास थी, और स्थानीय सत्ता फ्यूडल लॉर्ड यानी कि सामंतों के हाथ में, जमींदारों के हाथ में थी। और जनता इन तीनों सत्ताओं के अंदर पिस रही थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में तय किया जनता ने कि वो पोपशाही और सामंतशाही को खत्म करके अकेले राजशाही के द्वारा ही शोषित होना पसंद करेंगी। राजाओं के अंदर उनकी आस्था थी, क्योंकि राजा ही कानून और व्यवस्था की स्थापना कर सकता था, राजा ही लोगों को सुख सुविधाएं, अधिकार दे सकता था। इसलिए उन्होंने उस समय राजा का साथ दिया और राजशाही के नेतृत्व में ये युद्ध लड़े गए। 16वीं शताब्दी की खास बात ये थी कि अरस्तु की किताबों का 13वीं-14वीं शताब्दी के अंदर बरामदगी हो चुकी थी। अरस्तु के चिंतन को लोगों ने जाना और महसूस किया कि मनुष्य, जैसा कि क्रिश्चियन चिंतनकारों ने बताया कि एक गिरा हुआ, स्वर्ग से यहाँ पर गिरा हुआ सजा याफ्ता प्राणी है, वो नहीं है। मनुष्य का अपना एक वजूद है, मनुष्य का अपना एक औचित्य है। मनुष्य इस दुनिया के अंदर एक गिरे हुए इंसान की तरह से पाप का फल भोगने के लिए नहीं आता। मनुष्य आता है इस दुनिया को भोगने के लिए, और मनुष्य इस दुनिया का बेताज बादशाह है। मनुष्य के ऊपर कोई सत्ता नहीं होगी, ना राज्य की, ना समाज की, ना धर्म की, ना कर्म की। मनुष्य एक स्वयंभू, परम पूर्ण, स्वायत्तधारी प्राणी है। ये बात हमने इपिक्यूरियन फिलोसोफर्स के बारे में जब डिस्कस किया था तो देखा था। उनका विचार भी मनुष्य के बारे में यही था। लेकिन क्रिश्चियन राइटर्स ने, क्रिश्चियन चिंतनकारों ने मनुष्य को एक निकृष्ट प्राणी के रूप में पेश किया। तो 16वीं शताब्दी का चिंतन पुराने चिंतनों से एकदम अलग था, और इसके मुख्य केंद्र बिंदु भगवान नहीं था, इसका मुख्य केंद्र बिंदु राज्य नहीं था, इसका मुख्य केंद्र बिंदु था मानव, अधिकार संपन्न, स्वतंत्रता संपन्न मानव। और इस मानव के लिए ही दुनिया की हर चीज़ भगवान को मिला करके पैदा किए गए, ऐसा उन लोगों का विचार था। किस तरीके से आधुनिक युग शुरू हुआ, क्या क्या मुख्य कारण थे, और किस तरीके से इस युग ने एक शेप ली, वो मैं अब थोड़े से पॉइंट्स के अंदर बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट मध्य युग की पहचान ये है कि भगवान के क्षेत्र में गिरावट हुई। जितना भगवान का क्षेत्र संकुचित हुआ, उतना ही व्यक्ति का क्षेत्र बढ़ गया। लोगों ने भगवान को व्यक्तिगत आस्था का एक रूप माना। भगवान कोई व्यवस्था नहीं है। हर आदमी अपनी मर्जी से, जैसा कि मार्शलिगो ने कहा, व्यक्तिगत मामले के रूप में भगवान को मानेगा। चर्च या उसके पादरी को कोई हक हासिल नहीं है कि वो लोगों को भगवान के नाम पे डराए, धमकाए
आज्ञा पालन के लिए मजबूर करे। मेरी इच्छा है मैं आस्था रखूं, मेरी इच्छा है मैं आस्था ना रखूं। जैसे मैंने कल बताया था कि स्वर्ग में जाने की और नरक में जाने की हर व्यक्ति को आज़ादी होगी। तो पहला महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो मध्य युग में हुआ, जिसकी शुरुआत दार्शनिकों ने की, जिसका मैकेवली ने पूरा सहारा लिया, वो था कि भगवान के क्षेत्र में कमी आई और व्यक्ति के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। और व्यक्ति भी कैसा? अकेला व्यक्ति। ये माना गया कि हर व्यक्ति अकेला पैदा होता है, अकेला रहता है, अकेला बढ़ता है, अकेला जिएगा। ये व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी होगा और इसको स्वार्थी होना चाहिए। व्यक्ति की धार्मिक प्राणी की जो इमेज थी, छवि थी, उस छवि को नकार दिया गया। उसके बजाय एक ऐसी छवि क्रिएट की गई कि हर व्यक्ति तर्कसंगत है, हर व्यक्ति झगड़ालू है, हर व्यक्ति डरपोक और बुज़दिल है, हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, इसलिए वो डरता है, और हर व्यक्ति कमज़ोर को दबाना चाहता है, ताकतवर से दबता है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से इस युग के अंदर एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ। एक धर्मपरायण व्यक्ति नहीं, एक अपनी जिंदगी को अपने लिए जीने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के पीछे भागता हो, एक लोभी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति, अकेला रहना पसंद करने वाला व्यक्ति, जो असामाजिक प्राणी हैं। यहाँ पर आधुनिक युग की जो शुरुआत है और व्यक्ति की जो छवि है वो अरिस्टोटल के द्वारा दी गई व्यक्ति की छवि से अलग है। अरस्तु ने कहा था आदमी सामाजिक प्राणी है। आधुनिक युग के चिंतनकारों ने कहा कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं है, वो समाज के अंदर इसलिए रहता है कि समाज उसके स्वार्थ की सिद्धि करता है, और जब समाज उसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं करता तो वो अलग रहना पसंद करता है। वो समाज का उपभोग करता है। समाज उसके लिए प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य अकेला है, ये उसकी प्रकृति है। तो इस तरीके से एक नए मानव का जन्म हुआ और इसको हम व्यक्तिवादी चिंतन के साथ जोड़ करके चलते हैं। इस मानव के बारे में आगे चल करके हॉब्स, लॉक, रूसो और विभिन्न चिंतनकारों ने अपने अपने तरीके से इस मानव को परिभाषित किया और उसके आधार के ऊपर राजनैतिक दर्शन शुरू किया। तीसरी विशेषता आधुनिक युग की ये थी शुरू के अंदर कि व्यक्ति की इस प्रकृति के आधार के ऊपर ही राजनीतिक सिद्धांतों का गठन किया गया। सारे राजनीतिक सिद्धांत इस व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना करके घड़े गए। ये कहा गया क्योंकि आदमी झगड़ालू है इसलिए समाज के अंदर युद्ध होगा, समाज के अंदर युद्ध को ख़त्म करने के लिए राज्य की आवश्यकता है, उस राज्य के पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए वरना लोग उसका कहना नहीं मानेंगे, उसके पास डराने की शक्ति होनी चाहिए, धमकाने की शक्ति होनी चाहिए, और राज्य तमाम लोगों की इस तरीके से सेवा करेगा। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से राज्य को मानव की इस प्रकृति के आधार के ऊपर तैयार किया। अब आप देखिए विशेष अंतर क्या है। प्राचीन युग के दर्शन में समाज और राज्य को महत्व दिया गया। मध्यकालीन युग के दर्शन में भगवान को और गैर सांसारिक वस्तुओं को ध्यान में रखा गया। आधुनिक युग के चिंतन में व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना गया। ये अपने आप में एक अत्यंत प्रगतिशील बात थी। उदारवाद का पूरा दर्शन अकेले व्यक्ति की धारणा के ऊपर खड़ा हुआ है, और इसीलिए हम आधुनिक युग को प्राचीन और मध्यकालीन युग से बेहतर युग मानते हैं, क्योंकि ये किसी समाज के ऊपर या राज्य के ऊपर या किसी भगवान के ऊपर या गैर सांसारिक चीज़ पर नहीं खड़ा है, बल्कि मेरे और आपके ऊपर खड़ा हुआ है। हमारे भले के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे अधिकारों के बारे में बात कर रहा है, मोक्ष की बात नहीं कर रहा। मरने के बाद क्या होगा, मेरे कब्र से निकलने के बाद मेरा क्या होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि इस बारे में बात कर रहा है कि मैं इस जीवन को अच्छा, सुंदर, स्वस्थ कैसे बना सकता हूँ। इस युग की शुरुआत के अंदर
एक नए वर्ग जिसको हम व्यापारिक वर्ग कहते हैं उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15वीं शताब्दी में एक नए वर्ग का उदय हुआ जो बाद में चलकर के पूंजीपति वर्ग कहलाया। इस वर्ग की खूबी यह थी कि इसके पास संपत्ति जमीन के रूप में नहीं थी, एक चलायमान संपत्ति थी, अचल संपत्ति नहीं थी, चल संपत्ति थी जिसको हम धन कहते हैं। वो इस धन को उठा करके यहां से वहां जहां मर्जी ले जा सकता था और इसके साथ ही उसने सारी दुनिया के अंदर खोज खबर शुरू की। कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक जैसे नाविक सारी दुनिया को घूमने फिरने लगे। नवल शक्ति का जन्म हुआ, नए नए देशों का खोज हुई और नए नए विचारों का यूरोप के अंदर आगमन हुआ। समुद्री यात्राओं के द्वारा बहुत सारे सैनिकों ने बहुत सारे नए द्वीपों का और देशों का पता लगाया। अमेरिका उनमें से एक था। इसके साथ ही साथ इस युग में सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद की शक्ति घटने लगी। सामंतवाद राजाओं के ऊपर अंकुश का काम करता था नीचे से। मध्यकालीन युग में राजाओं की दोनों तरफ से पिटाई हो रही थी। ऊपर से पोप उनको धमकाता था, नीचे से सामंत उनको धमकाते थे और राजाओं के लिए 16वीं शताब्दी में इन दोनों शक्तियों को खत्म करना अनिवार्य हो गया। ऊपर की शक्ति पोप, नीचे की शक्ति सामंत। तो इसीलिए सामंतवाद बहुत तेजी के साथ इस दौर के अंदर खत्म हुआ और एक नए वर्ग का, जैसे मैंने बताया है, सूत्रपात हुआ। व्यापारी वर्ग या पूंजीपति वर्ग अत्यंत प्रगतिशील वर्ग था। उस वर्ग ने आवाज उठाई समानता की। वो चाहते थे कि उनका रुतबा, उनकी शक्ति, उनका स्टेटस भी कुलीन तंत्र के सामंत लोगों की तरह हो। सत्ता या इज्जत, रुतबा ये जन्म से ना हो, बल्कि आदमी के अपने कर्म, आदमी की अपनी शक्ति के आधार पर तय होना चाहिए। जन्म से समानता होनी चाहिए, कोई कुलीन गैर कुलीन नहीं होगा। इसलिए इस वर्ग के लोगों को हम एक प्रगतिशील वर्ग मानते हैं। इस वर्ग के लोगों ने आवाज उठाई स्वतंत्रता की। इस वर्ग के लोगों ने आवाज उठाई राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय एकता की, शक्तिशाली राज्यों की, क्योंकि व्यापार केवल तभी संभव है जब राज्य शक्तिशाली हो। अगर राज्य कमजोर होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो व्यापार क्या होगा। मैं सामान खरीद करके यहां से जैसे लेने सड़क पर निकलूंगा बेचने के लिए, 4 लुटेरे आएंगे, सामान उठा के ले जाएंगे और मेरी हत्या कर देंगे। कारोबार क्या करूंगा मैं। व्यापारी वर्ग चाहता है एक सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति चाहता है। इसीलिए इस नए वर्ग ने आवाज उठाई मजबूत किस्म की राजशाही की। सामंतवाद का इस दौर में इस वर्ग ने जम करके मुकाबला किया और उनकी शक्ति को घटाया। आधुनिक युग के पैदा करने का अन्य कारण था कि बुद्धिजीवी वर्ग चर्च से सख्त नाराज था। ईसाई धर्म और उसके मानने वाले लोगों का व्यवहार और उनका चरित्र अत्यंत दूषित हो चुका था। अक्सर यह कहा जाता था कि पोप से बड़ा स्काउंड्रल कोई नहीं है, सबसे बड़ा स्काउंड्रल पोप है। जैसा आज के दौर के अंदर लोग राजनीति में लिप्त लोगों के बारे में विचार रखते हैं कि बड़े दुष्ट हैं वो लोग, भ्रष्ट हैं वो लोग, उसी तरह का विचार कुछ चर्च के लोगों के बारे में था, क्योंकि चर्च के लोगों ने सारी सत्ता को अपने हाथ में पूरी तरीके से जकड़ रखा था। और उन बुद्धिजीवी वर्ग को ये चीज़ भी नागवार गुजरी कि मनुष्य के जीवन के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य इस पृथ्वी के ऊपर पाप की जिंदगी जीना है और दूसरा उद्देश्य आत्मिक है, आध्यात्मिक है, जो अगली दुनिया के अंदर मुक्ति पाने के लिए है। तो इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग का मोहभंग हुआ ईसाई धर्म से और उन्होंने एक नए
विश्व चिंतन को जन्म दिया। क्रिश्चियनिटी का कोई यकीन नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने लोगों को डरपोक, भीरू, इस दुनिया के बारे में रुचि ना रखने वाला, हम्बल, गरीब और सरेंडर करने वाला बना दिया था। मनुष्य के जो गुण होते हैं, ईगो, मनुष्य का गुण होता है अपना एक अहम, वो क्रिश्चियनिटी ने ख़त्म कर दिया था, उसको गलिया करके। गलियाने का मतलब है उसको यही कहा कि तू इस दुनिया के अंदर सजा भुगतने के लिए आया है, तेरे जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, मुक्ति के बाद ही तेरा असली जीवन शुरू होगा। तुम्हें आया क्यों यहाँ? चर्च के अंदर घंटियाँ बजाने के लिए तो आदमी आता नहीं है, लोगों ने सोचा। तो इसीलिए लोगों का ध्यान जब एक सत्ता से हटता है तो सवाल पैदा होता है कि दूसरी सत्ता क्या हो, कहाँ पर हो। इसी दौर के अंदर, आधुनिक युग को जन्म देने के अंदर, दो महत्वपूर्ण आंदोलनों का योगदान है, अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। पहला आंदोलन था रेफॉर्मेशन का, जो मार्टिन लूथर, कैल्विन के नेतृत्व में चला, और इस रेफॉर्मेशन के मूवमेंट की खास बात ये थी कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में अपने विचार पेश किए और क्रिश्चियनिटी को और उसके द्वारा चली रही बुराइयों को और खासकर चर्चशाही को उन्होंने चुनौती दी और उसके अंदर सुधार की बात उन्होंने की। प्रोटेस्टेंट रिलीजन पैदा हुआ और उससे क्रिश्चियनिटी को बहुत गहरा धक्का लगा। प्रोटेस्टेंट के विरोध में वो लोग प्यूरिटन दर्शन लेके आए, एंटी रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी चला, लेकिन रेफॉर्मेशन मूवमेंट एक महत्वपूर्ण मूवमेंट के रूप में रहा और उसने क्रिश्चियनिटी को बेपर्दा करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा दूसरा जो मूवमेंट था वो था रेनेसां का, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली मूवमेंट इटली के अंदर चला। रेनेसां का मुख्य मकसद था लोगों को तर्क के रास्ते के ऊपर, तर्क के चिंतन के आधार के ऊपर सोचने के लिए मजबूर करना। रेनेसां का मतलब था पुराने ग्रीक दार्शनिकों की किताबों के आधार पर मानवीय समाज को एक प्राकृतिक व्यवस्था, तर्क के आधार पर चलने वाली व्यवस्था के रूप में स्थापित करना। रेनेसां के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया गया पुनर्जागरण में कि ये पृथ्वी सिर्फ मानव के द्वारा मानव के लिए है। पुनर्जागरण के दौर में भगवान को या आत्मा को पूरी तरीके से नेगेट किया गया और पुनर्जागरण के साथ ही पैदा होता है विश्व में विज्ञान। न्यूटन 16वीं शताब्दी के लोग, गैलीलियो, कोपरनिकस, ब्रूनो, सारे साइंस और साइंटिस्टों का जो ज्ञान ध्यान है वो 16वीं शताब्दी से शुरू होता है। जब लोगों को पता लग गया कि ये पृथ्वी भगवान ने नहीं बनाई है तो सवाल पैदा होता है कि बनाई किसने है। ये साइंस का विकसित, साइंस का पहला स्टार्टिंग पॉइंट था कि इस विश्व के भौतिक विश्व को समझो, इसकी एक एक चीज को समझो। जब एक एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है तो अन्य एक्सप्लेनेशन आते हैं और उन अन्य एक्सप्लेनेशन के रूप में, अन्य विश्व व्याख्याओं के रूप में विज्ञान का जन्म हुआ। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि साइंस सिर्फ मॉडर्न युग की एक आवश्यकता के रूप में पैदा हुई। इस युग के अंदर मुक्ति का नहीं बात थी, मानव की स्वतंत्रता, अधिकारों की बात उठाई गई। मुक्ति मिलती है मरने के बाद, स्वतंत्रता चाहिए जीवित पुरुष को, जीवित नारी को, अधिकार चाहिए जीवित पुरुष और नारी को, विकास चाहिए जीवित पुरुष और नारी को। तो अधिकार, स्वतंत्रता, विकास, आर्थिक विकास की बात की गई, उद्योग धंधे स्थापित होने की बात की गई, नए नए शहर बसाए गए और इस तरीके से
आधुनिक युग का सूत्रपात विकास के नारे के साथ होता है। आधुनिक युग के अंदर मोनार्की, राजशाही को महत्व देकर के शुरू किया, प्रजातंत्र को नहीं, क्योंकि राजशाही के माध्यम से जनता ने दो अन्य विरोधियों को या दुश्मनों को खत्म किया। राजशाही की तलवार से पोप को उड़ाया गया और सामंतों को खत्म किया गया। यह लड़ाई का पहला दौर था आधुनिक युग की स्थापना के लिए। इसलिए आधुनिक युग शुरू होता है मजबूत राजतंत्रों से। इंग्लैंड के अंदर एलिजाबेथ, फ्रांस के अंदर लुई XIV जो कहता था आई एम द स्टेट, और सारे यूरोप के अंदर शक्तिशाली राजाओं ने प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की। साम्राज्य ध्वंस हो गया और उस साम्राज्य की कब्र के ऊपर स्थापित हुए राज्य इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये मजबूत राज्य थे। तो इसलिए आधुनिक युग के अंदर हम जिस राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं वो प्रभु सत्ता संपन्न राजकीय व्यवस्था है। राज्य प्रभु सत्ता संपन्न है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। सारा का सारा विश्व राष्ट्रों के अंदर विभाजित है जो प्रभु सत्ता संपन्न है। अब हमने बात शुरू की है ग्लोबलाइजेशन की, वो रीसेंट टॉक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद भी आधी अधूरी सी, मरी पिटी सी चल रही है, फुल फ्लैज नहीं है। ढेर सारे इसके समर्थक हैं, कुछ इसके लोग अपोनेंट्स हैं, तो यानी कि हर तरीके से मतलब वो है। लेकिन आधुनिक युग जिस रूप में शुरू हुआ था प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्रीय राज्यों के रूप में, उसी राज्यों के रूप में आजकल चल रहा है। अतः संक्षेप में, निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्रीय राज्यों का, व्यक्तिवाद का और स्वार्थी मनुष्य के ऊपर आधारित राजनीतिक दर्शन का है। इस आधुनिक युग की शुरुआत राजशाही के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में, जैसा कि हम देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे, यही राजशाही का खात्मा किया गया, राजाओं को कत्ल किया गया। इंग्लैंड के राजा का 1649 में कत्ल हुआ, 17वीं शताब्दी में सरेआम उसको जो है सरकलम किया गया उसका। फ्रांस के राजा का 1789 के अंदर सरकलम किया गया। और उसके बाद एक दूसरे दौर के अंदर जब आधुनिक युग पहुंचा तो उन्होंने राजशाही को ख़त्म कर दिया। मज़ेदार बात देखिए, पहले दौर के अंदर राजाओं के द्वारा पोप को और सामंतों को ख़त्म कराया, दूसरे दौर के अंदर खुद राजाओं को ख़त्म करके प्रजातंत्र की स्थापना की। ये आधुनिक युग की राजनीतिक दास्तान है। आधुनिक युग के, जैसे मैंने बताया था, सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक मैकियावेली हैं। मैकियावेली पहला दार्शनिक था जिसने धर्म से हट करके राजनीतिक सवालों के बारे में डिस्कस किया। मैकियावेली इटली के अंदर उस टाइम जी रहा था जब रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण पूरे जोरों पर था। मैकियावेली का जन्म 1469 में 1469 में हुआ और उसकी मृत्यु 16वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश के 2 साल बाद हुई, यानी कि 1527 में। 1459 से 69 से लेकर के 1469 से लेकर के 1927 तक का दौर, 1527 तक का दौर, ये अत्यंत डरावना दौर था यूरोप की राजनीति में। इसको कहा जाता है एज ऑफ स्काउंड्रल्स। ये लुच्चे लफंगों की उम्र कही जाती है। हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ खून खराबा, हर तरफ अविश्वास, हर तरफ मार पिटाई का दौर। इस दौर को इसलिए ये कहा जाता है कि कोई किसी का यकीन करता ही नहीं था। सबसे बड़ा स्काउंड्रल
पोप को माना जाता था, राजाओं को नंबर 2, सामंतों को नंबर 3। इस तरीके से वहाँ की व्यवस्था चल रही थी। अफरा तफरी का दौर था, कानून व्यवस्था खतरे में थी, सफेद कपड़े वालों पादरियों का राजाओं का युद्ध चल रहा था, जनता दिशा भ्रम हो चुकी थी। भगवान को माने या राजा को माने या सामंतों को माने, किसकी सुनी जाए। एक ऐसा दौर था जिसके अंदर कंफ्यूजन था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। और अरिस्टोटल के बाद जो अरिस्टोटल का चिंतन इस समय में रिवाइव हुआ, वो पूरी तरीके से आधुनिक युग के उभरते हुए चिंतनकारों पर हावी था। अरिस्टोटल पूरी तरह से हावी था, क्योंकि उसकी नई नई खोज हुई थी। मैकियावेली अपने समय का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि दार्शनिक है। उसके दर्शन के अंदर हमें किस तरीके से मेडिवियल यानी कि मध्यकालीन युग से आधुनिक युग के अंदर पाश्चात्य दुनिया तब्दील हुई, वो देखने को मिलता है। वो प्रत्यक्षदर्शी था उसका, और उसकी व्याख्याकार के अंदर उसने सबसे अच्छी व्याख्या की। इसीलिए मैकियावेली को आज भी हम याद करते हैं। वो पहला ऐसा दार्शनिक था जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष था उस समय में। तो इसलिए मैकियावेली के दर्शन के अंदर जब हम बात करेंगे तो एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो समय और परिस्थितियों से बंधा हुआ दार्शनिक था। वो देख रहा था उसके समय में सबसे अधिक आवश्यक क्या चीज़ है। वो एक नए इंसान को भरते हुए देख रहा था जो धर्मपरायण नहीं था, मार कुटाई में लगा हुआ था, जिसकी प्रकृति के बारे में उसने नए विचार दिए। वो एक नए राज्य को देख रहा था जो मरा पिटा हुआ था, पोप से भी मरा पिटा हुआ था, सामंतों से मरा पिटा हुआ था। वो ये देख रहा था कि सोल्यूशन क्या है, समस्या का समाधान क्या है। समस्या का समाधान पोपशाही नहीं है, उसने कहा। समस्या का समाधान सामंतशाही नहीं है, उसने कहा। समस्या का समाधान है शक्तिशाली राजा, और वो राजा अपनी शक्ति को हमेशा बढ़ा करके रखे। ये ना हो कि राजा धर्म के अंदर लगा रहे या पाप के अंदर लगा रहे, वो सवाल नहीं है। राज्य को हर कीमत पर सही तरीके से अगर संभव हो तो, और गलत तरीके से अगर जरूरत पड़े तो शक्तिशाली होना चाहिए। ये उसकी मुख्य मान्यता थी। इसीलिए हम मैकियावेली को राज्य का कलाकार मानते हैं, राज्य का क्राफ्टमैन, स्टेट क्राफ्ट का जन्मदाता मानते हैं। मैकियावेली के बारे में, के मुख्य विचारों के बारे में डिस्कस करने से पहले देखा जाए कि मैकियावेली के ऊपर प्रभाव किस किस लोगों का था। 16वीं शताब्दी के शुरू में सबसे शानदार और बड़ा प्रभाव मैकियावेली के ऊपर अरिस्टोटल का था। ग्रीक दार्शनिक की किताबें बरामद हो चुकी थी 14वीं शताब्दी में, और मैकियावेली ने अरिस्टोटल से लिया क्रांति का सिद्धांत। अरिस्टोटल की यह मान्यता थी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्थायित्व राजनीति में, स्टेबल गवर्नमेंट। और उसने अपने रेवोल्यूशन के सिद्धांत के अंदर इसी बात को बताया कि राज्य के द्वारा उल्टे सीधे तरीकों से परिवर्तन को रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। अरिस्टोटल का रेवोल्यूशन का सिद्धांत मैकियावेली ने काफी कुछ हद तक स्वीकार किया, और अरिस्टोटल ने भी रेवोल्यूशन रोकने के लिए राज्य को नैतिकता और अनैतिकता के बीच में भेद करने से मना किया था। कई बार लोग कहते हैं कि अरिस्टोटल वाज ऑल्सो मैकियावेलियन। अरिस्टोटल और प्लेटो का जब फर्क दिखाई देता है तो वह बात वहीं आती है कि प्लेटो गांधीवादी तरीके से किसी भी कीमत के ऊपर अनैतिकता को बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा अनैतिकता बर्दाश्त होगी केवल एक काम के लिए, कि राज्य के अंदर आने वाले किसी परिवर्तन को रोकने के लिए
अगर उल्टे रास्ते अख्तियार करने पड़े तो आदमी करेगा। तो मैकियावेली ने के ऊपर पहला प्रभाव था अरिस्टोटेलियन दर्शन का। उसने भी अरिस्टोटल की तरह इस प्रकृति और समाज को प्राकृतिक माना, लेकिन अरिस्टोटल की तरह उसने व्यक्ति को समाज के अधीन नहीं माना, राज्य के अधीन भी नहीं माना। व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उसने स्वीकार किया। अरिस्टोटल की तरह उसने व्यक्ति को सरल स्वभाव का नहीं माना, सामाजिक स्वभाव का नहीं माना, बल्कि ये माना कि यह अकेला है, स्वार्थी है। तो अरिस्टोटल एक प्रभाव था मैकियावेली के ऊपर, और दूसरा प्रभाव था मार्सिलियो ऑफ पदवा का। मार्सिलियो ऑफ पदवा ने मैकियावेली को, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, तमाम आधुनिक दार्शनिकों को, चिंतनकारों को प्रभावित किया। मार्सिलियो ऑफ पदवा की मुख्य बात थी कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। मार्सिलियो की दूसरी बात थी कि वो पेपेसी को दिल से घृणा करता था, सख्त विरोधी था पेपेसी का। मार्सिलियो की तीसरी बात थी कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अंदर यकीन रखता था। मार्सिलियो की चौथी बात थी, वो राजा को पोप के अधीन देखना नहीं चाहता था। मैकियावेली ने ये सब बातें उसकी स्वीकार की, और इसीलिए मैकियावेली के ऊपर अरिस्टोटल का नंबर 1, मार्सिलियो का नंबर 2 प्रभाव हम मान करके चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे संक्षेप में मैकियावेली के मुख्य राजनीतिक विचार। सबसे पहला, मानव का स्वभाव। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि उसने मानव के स्वभाव के अंदर 5-6 विशेषताएं देखी, जो सारी की सारी बड़े गलत तरह की विशेषताएं हैं। पहला कि आदमी सेल्फिश है, हॉब्स ने भी इसको माना। दूसरा, आदमी जलनखोर है, दूसरे की तरक्की देख करके परेशान होता है। तीसरा, आदमी झगड़ालू है। चौथा, आदमी अकेला रहना चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि वो अकेला रहे। पांचवा ये है कि वो दौलत के लिए, नैतिकता को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बेईमानी उसका परम धर्म है, अगर उससे फायदा होता हो तो। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही कि आदमी बुज़दिल, डरपोक, कावर्ड है, शक्तिशाली से डरता है, कमजोर को दबाता है। और यहीं से उसके राजनीतिक दर्शन के अंदर एक मोड़ आता है। राज्य के बारे में जब वो डिस्कस कर रहा है तो कह रहा है राज्य को, लोगों को डराना चाहिए, राज्य के प्रति लोगों के मन में भय हो, मोहब्बत ना हो। क्योंकि लोग मोहब्बत अपनी मर्जी से करते हैं, डरते आपकी मर्जी से हैं, और जो आपकी मर्जी से हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। राजा को सलाह दे रहा है, इसको मैं डिस्कस करूंगा कुछ टिप्स के अंदर। तो इसलिए मानवीय स्वभाव के बारे में क्रिश्चियन थिंकिंग से और प्राचीन ग्रीक थिंकिंग से उसकी थिंकिंग एकदम अलग है। आधुनिक आदमी का यही चित्रण हॉब्स करता है, आधुनिक व्यक्ति का यही चित्रण लॉक ने किया है। हॉब्स ने ज़्यादा नंगे शब्दों में किया है कि हर आदमी स्वार्थी वगैरह वगैरह होता है, लेकिन मैकियावेली ने अपना चिंतन इस स्वार्थी आदमी के आधार पर तय नहीं किया। वो राज्य को एक आवश्यक बना रहा है इसलिए कि सुख और शांति समाज के अंदर जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैकियावेली के दर्शन का है कि मैकियावेली पहला सुव्यवस्थित चिंतनकार था जिसने राजनीति और नैतिकता को, नीति और राजनीति को अलग किया। उसके राज्य के सिद्धांत में कहीं भी नैतिकता का जिक्र नहीं आ रहा, मानव कल्याण की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ऐसे दरिंदेनुमा इंसान को नियंत्रित करने के लिए, ऐसे दुष्ट इंसान को नियंत्रित करने के लिए जैसा इंसान है, एक दुष्ट राज्य ही होना चाहिए, शरीफ राज्य नहीं कर सकता। क्योंकि मुख्य चीज है कानून और व्यवस्था, और कानून और व्यवस्था के लिए अगर राज्य को उल्टे सीधे तरीके अख्तियार करने पड़े तो राज्य को करना चाहिए। तो इसी आधार के ऊपर हम कहते हैं कि पहला दार्शनिक था जिसने नीति और राजनीति को अलग किया और एक नए किस्म की राजनीति का समर्थन किया। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत मैकियावेली ने दिया वो था एंड्स और मीन्स के बारे में,
साधन और साध्य। मैकेवली कहता है कि अगर साधन गलत हो और उद्देश्य ठीक हो तो साधन ठीक है। एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि गलत तरीकों से आप अच्छा साधन, अच्छा अगर उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। यह चिंतन आधुनिक गांधीवादी चिंतन के एकदम विरोध में है। गांधीवादी चिंतन ये कहता है कि साधन और साध्यों में आपसी संबंध है। अगर साधन गलत है तो उद्देश्य भी गलत ही होगा, लेकिन मैकेवली ने ऐसा नहीं माना। राजनीति में साधन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इलेक्शन के अंदर जीतना उद्देश्य है और इसके लिए अपनाए जाने वाला हर साधन वाजिब इसलिए है कि वो उद्देश्य की पूर्ति को करता है, एज पर मैकेवली। अगर आप साधन और साध्य के सिद्धांत को मानते हैं तब रियल पॉलिटिक्स ही एकमात्र पॉलिटिक्स है। एग्जाम के अंदर ज़्यादा नंबर लेने के लिए उल्टे सीधे तरीके से पास हो जाओ, क्योंकि नंबर ही उद्देश्य है। राजनीति में सफल होने के लिए कत्ल करो, उल्टा हर तरह का उल्टा धंधा करो। व्यापार में सफल होने के लिए हर तरह की बेईमानी करो, क्योंकि मुनाफा ही व्यापार का उद्देश्य है। परीक्षा का उद्देश्य अधिक नंबर लाना, इलेक्शन का उद्देश्य जीतना, व्यापार का उद्देश्य मुनाफा, और इनके लिए अगर आपको उल्टे सीधे तरीके का अख्तियार करने पड़े, मैकेवली कहता है, मैं नहीं मानता, वो न्याय संगत है, तर्क संगत है। यानी कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि ये बात सही है या गलत है। इसके अलावा मैकेवली ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि सार्वजनिक नैतिकता और प्राइवेट नैतिकता ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यक्ति के लिए अच्छा और बुरा क्या है और राज्य के लिए अच्छा और बुरा क्या है, ये अलग अलग हो सकता है। राज्य के लिए खून खराबा हो सकता है अच्छा हो, अगर उससे राज्य की शक्ति में इजाफा होता है तो। व्यक्ति के लिए खून खराबा बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हिंसा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हर राज्य हिंसा के लिए ढेर सारी तोपें, गोला बारूद रखता है। उसके लिए हिंसा और अहिंसा के नियम अलग है, व्यक्ति के लिए अलग है। पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी के अंदर मैकेवली ने काफ़ी विस्तार के साथ, विस्तृत वे के अंदर चर्चा की। उसका इसके अलावा मैकेवली का मेथड, मैकेवली का सोचने की पद्धति थी, वो अनुभव के ऊपर आधारित थी। अरिस्टोटल और प्लेटो की तरह से वो डिडक्टिव नहीं था प्लेटो की तरह से, लेकिन अरिस्टोटल ने जगह जगह इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया, यानी कि स्थिति को देख करके निष्कर्ष निकालना, ये इंडक्टिव मेथड है। उसने इतिहास का इस्तेमाल भी किया। तो इसीलिए मैकेवली को मेथड के लेवल के ऊपर कहा जाता है कि वो एक नए मेथड का जन्मदाता था। इसके अलावा मैकेवली का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था एक सर्वशक्तिमान इटली के अंदर सरकार की स्थापना, एक ऐसी सरकार की स्थापना जो एब्सोल्यूटिस्ट हो, हर तरीके से सर्वशक्तिमान हो और किसी से भी दबने वाली ना हो। क्योंकि इटली के अंदर उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा असुरक्षापूर्ण, कानूनी व्यवस्था की समस्या थी और हर तरफ हिंसा और हत्या का बोलबाला था। ऐसे में मैकेवली ने कहा कि एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कैसे हो, और उसके लिए इसने अपने विचार पेश किए। और इसके लिए उसने कहा कि शक्तिशाली सरकार की स्थापना के लिए मीन्स महत्वपूर्ण है ही नहीं। उल्टे तरीकों से राजा को इस सरकार की स्थापना करनी चाहिए, और इसीलिए मैकेवली को रियल पॉलिटिक्स, व्यवहारिक पॉलिटिक्स, जो आज जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स का जन्मदाता कहा जाता है। ही इज पॉलिटिशियंस फिलोसोफर, नॉट द फिलोसोफर ऑफ जनरल पब्लिक। वो सत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बना के रखा जाए, उसके लिए तरीकों के बारे में डिस्कस कर रहा है। और
मैकेवली कुछ टिप्स देता है रूलर्स को। उसकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक प्रिंस 1512 में लिखी गई, एक डिस्कोर्सेस जो 1513 में लिखी गई। प्रिंस के अंदर वो राजशाही का समर्थन कर रहा है, डिस्कोर्सेस के अंदर वो रिपब्लिकनिज्म का, गणतंत्र का समर्थन कर रहा है। उसका मात्र कहना यह है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो गणतांत्रिक हो या राजशाही हो। राजा को तरह तरह के टिप्स दे रहा है। कुछ उसके टिप्स बता करके मैं संक्षेप में आज के इस लेक्चर का समापन करूंगा। पहला कहता है कि राजा को लोमड़ी और शेर की तरह से अलग अलग जगह व्यवहार करना चाहिए। अगर विरोधी शक्तिशाली है तो लोमड़ी की तरह धोखा देकर के उसको मारो, अगर विरोधी कमजोर है तो शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ो। जब आप उसको लोमड़ी की तरह मारोगे तो लोग अक्लमंद कहेंगे, जब आप उसको शेर की तरह मारोगे तो लोग कहेंगे बहादुर है। और अक्लमंदी और बहादुरी दोनों ही राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा टिप वो देता है, जैसे मैंने अभी बताया, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। राजा को चाहिए कि लोगों के मन में दहशत फैला करके रखे, क्योंकि लोग आपकी मर्जी से रहते हैं। प्यार जनता का राजा को नहीं चाहिए, लोग अपनी मर्जी से प्यार करते हैं, जो राजा की मर्जी से वो बेहतर है। तीसरा टिप वो देता है, कभी भी शक्तिशाली आदमी के साथ युद्ध के अंदर मिलकर के लड़ाई मत करो, साझेदारी मत करो, क्योंकि अगर युद्ध जीत जाओगे तो श्रेय जाएगा शक्तिशाली आदमी के पार्टनर के ऊपर, और अगर हार जाओगे तो दोष आपके ऊपर लगेगा। अगर आज हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलकर के किसी देश से लड़ता है और उसके अंदर विजय हासिल होती है तो अमेरिका की विजय हुई, और अगर हार होगी तो कहेंगे कि हिंदुस्तान की वजह से अमेरिका हार गया। इसी तरीके से मैकेवली कहता है कि अगर किसी मंत्री को राजा के द्वारा हटाना हो तो उस मंत्री से सबसे पहले कोई गलत काम करा दो। जैसे कि अगर रेलवे मंत्री को हटाना है तो उसे रेल के किराए बढ़वा दो, और इतने बढ़वा दो कि जिसका हद हिसाब ना हो। उसके बाद जनता को उस मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिलेगा, जनता आवाज उठाएगी। जब जनता काफी तेजी से आवाज मंत्री के खिलाफ उठा दे तो उसको सीट से हटाओ और चौराहे पर रख करके मरवा दो, उसे गर्दन कलम करा दो। तो इस पर और चर्चा करेंगे, उसके पहले उत्तर प्रदेश से दर्शक हमका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ सर कि मैकियावेली ने क्या पूरी तरह से राज्य का ही समर्थन, यानी राज्य के अधिकारों का ही महिमा मंडन या राज्य के अधिकारों को बढ़ाने की भी बात की, व्यक्ति की तरफ से उसने कुछ ऐसा नहीं कहा क्या? ओके, इनका प्रश्न है कि मैकियावेली ने सिर्फ राज्यों के स्थिति, राज्यों की शक्ति बढ़ाने की बात की, व्यक्ति के बारे में भी कुछ ऐसा उन्होंने कहा है या नहीं कहा है? नहीं, मैकेवली का 16वीं शताब्दी का पूरा चिंतन इस बात पर आधारित था कि राज्य की तरक्की में ही मानव की तरक्की है। मेरा भारत महान तो मैं महान। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं महान तो मेरा भारत महान। यह एक बहुत लंबी कंट्रोवर्सी है पॉलिटिकल सिद्धांतों में कि क्या व्यक्तियों से राज्य बनाए या राज्य के आधार पर व्यक्ति चलता है। क्या जैसे नेता होंगे वैसा राज्य होगा या जैसे जनता होगी वैसे नेता होंगे। ये एक लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी राजनीतिक सिद्धांतों में चलती रही है। 16वीं शताब्दी का चिंतन बड़ा क्लियर था कि अगर राज्य शक्तिशाली है तो व्यक्ति भी शक्तिशाली होगा, व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगी, वो अपनी तरक्की कर सकता है। अगर घर से बाहर निकलते व्यक्ति को मरने का डर होगा तो काहे की वो तरक्की करेगा, क्या वो आगे बढ़ेगा, क्या उसका विकास होगा, क्या स्वतंत्रता होगी, क्या समानता और भाईचारा होगा और क्या अधिकार होंगे। अधिकार और स्वतंत्रता के लिए पहली आवश्यकता है कि समाज में सुख, शांति और सुकून रहे। और ये सुकून तभी हो सकता है जब राज्य शक्तिशाली हो। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। यस सर। सवाल पूछिए। सवाल सर जानना चाहते सर, राजा को कौन चाहिए सर?
जनता खुश रहे। पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें। हाँ सर। हाँ पूछिए सवाल। हाँ सर, राजा को कौन पैसा का जनता खुश रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से पूछिए। हेलो सर। जी पूछिए। सर अच्छा जी होता है सर। इनका सवाल है कि राजा को कैसा होना चाहिए ताकि जनता खुश रहे। जनता खुश रहे। जी। पहली चीज है कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा, राजा को समय और परिस्थिति के हिसाब से धर्म और न्याय को परिभाषित करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा यह है कि राजा को पूर्वाग्रह में नहीं रहना चाहिए, उसके कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। उसकी एकमात्र निष्ठा राज्य की शक्ति को बढ़ाने में, शक्ति को बनाए रखने में होनी चाहिए। उसको धार्मिक नहीं होना चाहिए, लेकिन धार्मिक लगना चाहिए। कहीं मत्था टेक दिया कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से उसके अंतरात्मा धार्मिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैकियावेली के शब्दों में ही शुड लुक रिलीजियस बट ही शुड नॉट बी, क्योंकि अगर आदमी वो फुल्ली रिलीजियस है तो क्रूअल नहीं हो सकता। राजा के लिए क्रूएलिटी उतनी ही जरूरी है जितनी उसके लिए पिटी है, दया है, मैकियावेली के अनुसार। दिल्ली से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर जी। मेरा सवाल ये है कि यूएस की चेक एंड बैलेंस थ्योरी क्या है, जरा समझा दीजिए। किसकी? यूएस की यूएस चेक एंड बैलेंस थ्योरी। ओके। यूएस के अंदर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। 3 शक्तियां अलग अलग, विधायी शक्ति वहां की सीनेट के पास है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास है, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है और न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये तीनों शक्तियां एकदम अलग अलग हाथों में हैं और ये तीनों शक्तियां एक दूसरे को मर्यादित करती है। राष्ट्रपति को मर्यादित करती है सुप्रीम कोर्ट और संसद, संसद को मर्यादित करता है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को मर्यादित करते हैं दोनों, राष्ट्रपति भी और संसद भी। यानी इस तरीके से स्वतंत्रता बनी रहती है, तानाशाही का भय खत्म हो जाता है और कोई भी सरकार का एक अंग मनमानी नहीं कर सकता। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये वहीं होता है जहां पर शक्तियों का पृथक्करण हो। यह प्रजातंत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मोंटेस्क्यू राजनीतिक दर्शन में इस सिद्धांत का जन्मदाता था, सेपरेशन ऑफ पावर का, और अमेरिकन संविधान इस शक्तियों के पृथक्करण का और चेक्स एंड बैलेंसेस का सर्वोत्तम उदाहरण है। और इसी आधार पर अमेरिका की डेमोक्रेसी को दुनिया के अंदर अत्यंत उत्तम डेमोक्रेसी माना जाता है, जहां पर आज तक कभी तानाशाही जैसी चीज नहीं पैदा हुई। उत्तर प्रदेश से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मैं हेलो। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी, मैं अनुराग प्रताप लौहरे बोल रहा हूँ। मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। जी जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारत में उपलब्ध है क्या? मैकियावेली द्वारा लिखी पुस्तक में अच्छा, भारत में बैन है क्या? इनका पूछना है कि मैकियावेली द्वारा लिखी पुस्तक क्या भारत में बैन है? नहीं, कहाँ मिलेगा? हो सकता है नहीं उनको मिल रहा है। मैकियावेली द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई एक साल के अंतराल में। 1512 में प्रिंस, जिसके कारण मैकियावेली को ज़्यादा जाना जाता है, छोटी सी किताब है, 26 चैप्टर्स हैं, और दूसरी किताब डिस्कोर्सेस हर जगह मिलती है, हर पॉलिटिशियन के सेल्फ के ऊपर रखी मिलेगी, और धूर्त पॉलिटिशियन उसको सुबह रामायण की तरह पढ़ता है और उसको फॉलो करता है। कोई किताबों के ऊपर बैन नहीं है। जिस तरीके से आदमी के लिए धूर्त होने में कोई बैन नहीं है, उसी तरीके से मैकियावेली की किताबों के ऊपर कोई बैन नहीं है। अच्छा, ना ही हो सकता है। कॉल फ्रॉम कहाँ से है? गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
हाँ, मेरा 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 सवाल ये है जी। कि वैश्विक परिदृश्य में गांधी जी के जन्म दिवस जो को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ओके। इस परिप्रेक्ष्य में वैश्विक जो बंधुत्व की बात है वो कैसे साकार हो पाएगी? इनका सवाल है कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन का माहौल है उसमें गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा के तौर पे मनाया जाए, तो इसमें वैश्विक सौहार्द की बात कैसे अरे प्रमिलेश आओ यार, कैसे स्थापित होगी? देखिए, हर देश को अपने नेताओं को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पदक्षेप के ऊपर प्रोजेक्ट करने का अधिकार है। गांधी जी ने अहिंसा के जो सिद्धांत दिए वो सारी दुनिया के अंदर सर्वमान्य है, सम्मानित है, और इसीलिए गांधी के जन्मदिन को सारे विश्व में, जहां आज अहिंसा को लेकर के, शांति को लेकर के काफ़ी बातचीत चल रही है, ये घोषित करना कोई ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में शांति की बातें तो और लोगों ने भी की है। टोल्स्टॉय ने वार एंड पीस में की, मार्टिन लूथर ने जान दे दिया अमेरिका में शांति की बात करते करते, और बहुत सारे लोग हैं, बुद्ध हैं, लॉर्ड महावीर हैं, तो गांधी ही क्यों? उसका कारण यह है कि गांधी के राजनीतिक विचारों में सारी दुनिया ने अब रुचि लेनी शुरू की है। ओके। खासकर उसका डायरेक्ट एक्शन, अहिंसात्मक डायरेक्ट एक्शन, आज सारे विश्व के अंदर एनजीओस का और सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है। हिमाचल प्रदेश से सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में अहिंसा के आधार पर हिमाचल प्रदेश से आंदोलन चलाना, ये गांधी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। और आज विश्व ये मानता है, गांधीगिरी जिसको बोलते हैं या गांधीवाद जिसको बोलते हैं। ओके। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर MP जैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल और इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आप सुने और प्रश्न करें। कल और समय हम लोग रखेंगे प्रश्न के लिए। थैंक यू वेरी मच।